हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वूपिंग कफ। इसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है प्लस कम्युनिकेबल डिसीज है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वूपिंग कफ या फिर पर्ट्यूसिस इसको बोलते हैं। ये किससे होता है? वूपिंग कफ पर्ट्यूसिस, बैक्टीरिया जिससे ये होता है उसका नाम है बोर्टेला पर्ट्यूसिस, इसलिए इसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। 100 डे कफ भी बोलते हैं। इसका जो मेन साइन है वो क्या है? कफ। और ये जो कफ होती है ये बहुत सीवियर होती है, जिसको क्या बोलते हैं? वूपिंग कफ बोलते हैं। ये कफ इतनी सीवियर होती है कि काफ़ी दिनों तक रह सकती है और ये कफ 100 डेज तक भी रह सकती है, 100 डेज और मोर, इसलिए इसको 100 डे कफ भी बोलते हैं। तो 100 डेज कफ के नाम से अगर डिसीज आती है तो वो कौन सी है? वो है पर्ट्यूसिस या फिर वूपिंग कफ। सो वूपिंग कफ इज कोज्ड बाय अ बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया से होता है ये इन्फेक्शन, और वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसका नाम है बोर्टेला पर्ट्यूसिस। सो बोर्टेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से ये कफ होती है। ये जो इन्फेक्शन है ये एक्यूट है। एक्यूट इन द सेंस कि ये क्रॉनिक में कन्वर्ट नहीं होता। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है उस पर्सन में, देन ये क्रॉनिक हो सकती है। अदरवाइज ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है और पर्सन इससे रिकवर हो जाता है। हाईली कॉन्टेजियस, ईजिली ये स्प्रेड हो जाती है। अगर किसी एक बच्चे को ये इन्फेक्शन है तो वो दूसरे को ईजिली स्प्रेड कर सकता है। वो हम देखेंगे कि कैसे स्प्रेड होता है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल, तो इसके लिए अब वैक्सीन है, तो वैक्सीन अगर हम दे पर्सन को तो इससे वो प्रिवेंट हो सकता है। तो अगर वैक्सीन दे रखी है पर्सन को तो अगर वो इससे इन्फेक्टेड हो भी जाता है तो वो इतना सीवियर नहीं होगा इन्फेक्शन और वो जल्दी भी रिकवर हो जाएगा। तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। नाउ ये जो वूपिंग कफ है इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है? कफ। इसमें ऐसी कफ होती है, सीवियर कफ होती है बच्चे को, कि उससे क्या है, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, बच्चा ढंग से खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फैटीग और एग्जॉस्टेड फील करता है बच्चा। तो इसमें मेनली ये कैसे स्प्रेड होती है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होती है। ड्रॉपलेट मतलब कि क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है ये बैक्टीरिया। और अगर कोई पर्सन बोल रहा है या छींक रहा है, खांसी कर रहा है, तो वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट आते हैं। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स अगर कोई और पर्सन जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में है वो उन ड्रॉपलेट्स को अगर इनहेल कर लेता है तो उस पर्सन को भी ये इजीली इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए ये हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है। नाउ ये कौन से रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है? तो ये नेजोफेरिंग्स को अफेक्ट करता है। सपोज ये नेजोफेरिंग्स है तो जो फेरिंग्स का जो अपर पार्ट है नेजोफेरिंग्स, उसको ये मेनली अफेक्ट करता है बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है ये एंटर होकर यहाँ पर ये जो नेजोफेरिंग्स है इसकी लाइनिंग में क्या होता है? ये नेजोफेरिंग्स किससे लाइन होता है? ये सिलिएटेड एपिथेलियम से इसकी लाइनिंग होती है। सिलिएटेड एपिथेलियम की का मतलब है कि कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। तो ये सीलिया क्या है? ये थ्रेड लाइक हैं स्ट्रक्चर्स, सीलिया बोलते हैं इनको। और ये जो सीलिया है ये मूव करते हैं। जैसे ही ये बैक्टीरिया एंटर होता है तो ये क्या करता है? इस सिलिएटेड एपिथेलियम को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो बैक्टीरिया यहाँ पर अटैच हो जाता है, कुछ प्रोटीन्स बैक्टीरिया रिलीज करता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया यहाँ पर अटैच हो जाता है एंड देन उसके बाद वो टॉक्सिन्स रिलीज करना स्टार्ट करता है। ये जो टॉक्सिन्स है ये क्या करते हैं? इस सीलिया को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सीलिया इससे क्या हो जाता है? पैरालाइज हो जाता है। मीन्स ये सीलिया का मेन काम क्या है? म्यूकस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर निकालना। लेकिन ये बैक्टीरिया क्या करता है? इस सीलिया को ही डैमेज कर देता है, पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से ये सीलिया मूव नहीं हो सकते। वैसे ये सीलिया क्या करते हैं? ये कोऑर्डिनेशन में मूव होते हैं एंड ये म्यूकस को प्रोपेल आउट करते हैं। मीन्स म्यूकस को बाहर निकालते हैं जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, डेब्रिस प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये जो सीलिया ये पैरालाइज हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर एक तो सीलिया डैमेज हो गई है, सेकंड थिंग यहाँ पर म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है क्योंकि बैक्टीरिया एंटर हुए, इम्यून रिस्पॉन्स हमारा ट्रिगर हो गया है, तो म्यूकस की एक्सेसिव प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो म्यूकस यहाँ पर फिल हो जाएगा, यहाँ पर म्यूकस फिल हो जाएगा एयरवेज में। म्यूकस और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लिम्फोसाइटोसिस हो जाता है। यहाँ पर ये जो लिम्फोसाइट्स हैं जो कि एक तरह के WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो यहाँ पर आ जाते हैं, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स। तो इसमें अगर वूपिंग कफ में आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली अगर कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे तो जो वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो हाई देखने को मिलेगा, काफ़ी हाई। तो यहाँ पर देखो 3 चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट थिंग क्या हो रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है ये इस सीलिया को अफेक्ट कर रहा है। ये जो एपिथेलियम सेल्स
के ऊपर सीलिया है उसको डैमेज कर रहा है, सीलिया को पैरालाइज कर रहा है। यहाँ पर एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है, इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो गया है, म्यूकस प्रोडक्शन भी हुई है एक्सेसिव, प्लस यहाँ पर लिम्फोसाइटोसिस भी हो गया है, जो व्हाइट ब्लड सेल का जो काउंट है यहाँ पर बहुत इंक्रीज हो गया है। अब यहाँ पर म्यूकस तो प्रोड्यूस हो गया है, लेकिन सीलिया का काम था म्यूकस को बाहर निकालना, ठीक है। तो ये ऐसे मूव करता है और म्यूकस को बाहर फेंकता है, लेकिन अब सीलिया ही डैमेज हो गया तो म्यूकस यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, जिससे क्या होगा, कफ रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कफ होती है पर्ट्यूसिस में, ये बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। ये एक तरह से कफिंग फिट कहते हैं इसको। फिट क्या होता है, फिट मतलब दौरे पड़ना। तो यहाँ पर क्या है, कफ के अटैक्स आते हैं, तो इतनी सीवियर कफ होती है कि पर्सन को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, पर्सन कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, तो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज भी इंटरप्ट हो जाती हैं। तो सीवियर कफ इसलिए हो रही है क्योंकि सीलिया अपना वर्क नहीं करे, म्यूकस की प्रोडक्शन एक्सेसिव होती जा रही है। तो अब कफ का काम क्या है, कफ इसलिए हो रही है क्योंकि म्यूकस बहुत बन रहा है, तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण बहुत ज्यादा कफ होती है। और कफ के बिल्कुल बाद जब पर्सन इंस्पायर करता है, मीन्स इनहेलेशन करता है, तो उस टाइम कैसी साउंड आती है, वूप साउंड आती है, जिसको वूपिंग कफ इसलिए इसको बोलते हैं। तो वो एक साउंड होती है जो कि आप सुन सकते हैं वीडियोस में कि वूपिंग साउंड क्या होती है, वूपिंग कफ की साउंड कैसी होती है। तो वूपिंग कफ की जो साउंड है वो इसमें आती है कफ के बाद जब पर्सन इनहेल करता है, इसलिए इसको वूपिंग कफ बोलते हैं। नाउ सेकंड है कोजेस एंड रूट ऑफ स्प्रेड। इसका कोज क्या है, कोज हमने पढ़ लिया है। इसका कोज जो है वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है, बोर्टेला पर्ट्यूसिस। अब रूट ऑफ स्प्रेड क्या है, एयरबोर्न डिसीज है। एयरबोर्न रूट के थ्रू स्प्रेड होती है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, तो अगर इन्फेक्शन हो गया किसी पर्सन को और वो खांस रहा है, खांसी कर रहा है, चीख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स अपने एक्सपेल कर रहा है, और वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एयर में काफ़ी टाइम तक सस्पेंडेड रहते हैं। तो अगर कोई पर्सन वहाँ पर खड़ा है और उस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेता है, तो उसको ये इन्फेक्शन ईजिली हो सकता है। प्लस अगर कोई पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो अपने नोज को भी टच कर रहा है, कोई डोर सरफेस को टच कर रहा है, कोई और चीज़ को टच कर रहा है, और अगर कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन उसी सरफेस को टच करता है और वो अपने नोज को टच कर लेता है, देन भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। और ह्यूमंस इसके ओनली होस्ट हैं, तो आपको ये ह्यूमंस में देखने को मिलेगी, बट कई प्लेसेस पर जो चिंपैंजीज हैं उनके अंदर भी ये देखने को मिला है। वैसे इसका ह्यूमन ही होस्ट है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जो भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है कि आफ्टर इनहेलेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जैसे ही हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होता है, उसके बाद जो बैक्टीरिया है वो अडहियर कर लेता है सिलिएटेड एपिथेलियम इन द नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स में जाकर सिलिएटेड एपिथेलियम, वहाँ के जो सेल्स हैं, एपिथेलियल लाइनिंग है, वहाँ पर जाके वो अटैच हो जाता है बाय सरफेस प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से वो अटैच हो जाता है। अब ये प्रोटीन्स कौन से हैं, ये है फिलामेंटस हीमो एग्लूटिनिन एंड पर्टेक्टिन। सो ये दोनों प्रोटीन है जिसकी वजह से बैक्टीरिया नेजोफेरिंग्स में अटैच हो जाता है, अडहियर हो जाता है। अब बैक्टीरिया क्या करता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज करता है। टॉक्सिन्स क्या होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए जहरीले होते हैं, अच्छे नहीं होते, पॉइजनस होते हैं। तो ये क्या करता है, ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन रिलीज करता है। तो वहां पर ट्रेकिया को, वहां पर सेल्स जो है उसके लिए टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसको बोला गया ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन, दैट किल्स एपिथेलियल सेल्स इन एयरवे। तो ये वैसे तो नेजोफेरिंग्स में जाकर वहां पर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होता है, एंड देन धीरे 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 ये पूरे लंग्स में फैल जाता है। तो ये ट्रैकिया को भी इफेक्ट करता है। देन उसके बाद अगर इम्यूनिटी ज़्यादा वीक है बच्चे की, या फिर कोई और कंडीशन है जिसके कारण वो इससे रिकवर नहीं हो पा रहा है या फिर फाइट नहीं कर पा रहा, तो ये पूरे लंग्स में इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ये मेनली क्या करता है, ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, इसके जो सीलिया है उनको पैरालाइज करता है, उसको किल करता है। इनहिबिशन ऑफ मैकेनिज्म दैट क्लीन्स म्यूकस एंड डेब्रिस। अब इस सीलिया को जब वो इन्फेक्ट कर देता है, डैमेज कर देता है, तो जो म्यूकस की प्रोडक्शन हुई है वहाँ पर, और जो डेब्रिस है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्लियर अप नहीं हो पाते। वहाँ पर म्यूकस बनता जाता है क्योंकि सीलिया वर्क नहीं कर रहा। सीलिया का काम है म्यूकस को निकालना, डेब्रिस को निकालना। तो म्यूकस और डेब्रिस वहाँ पर बनी जा रहा है, जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कफिंग फिट एंड वूपिंग साउंड।
जिससे कफ के फिट्स आते हैं, मतलब काफ़ी देर तक कफ करता रहता है पर्सन और सीवियर कफ होती है। और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को सांस भी ना आए, इतने कफ होती है, तो बीच बीच में उसको हाइपोक्सिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये डेंजरस है इसमें वूपिंग कफ में। तो कफिंग फिट आती है और उसके बाद कफ करने के बाद जब पर्सन इनहेल करता है या इंस्पायर करता है, इंस्पिरेशन के टाइम पर एक अलग सी साउंड आती है जिसको बोलते हैं वूपिंग साउंड। वो साउंड इसलिए आती है क्योंकि जो एयरवेज हैं उनमें स्वेलिंग हो गई है, म्यूकस की प्रोडक्शन हो गई है, जिसके कारण वो नैरो हो गए हैं और ये नैरोइंग के कारण वूपिंग साउंड आती है। पर्ट्यूसिस टॉक्सिन ऑल्सो कॉजेज लिम्फोसाइटोसिस। ये जो टॉक्सिन्स है ये क्या करते हैं, लिम्फोसाइटोसिस भी करते हैं, मीन्स WBCs का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। दैट लीड्स टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो एयरवेज हैं वो नैरो हो गए हैं, म्यूकस की प्रोडक्शन के कारण उनमें स्वेलिंग आ गई है, जिसकी वजह से ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं इनमें ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो कि मेजर कॉज ऑफ डेथ है बच्चों में। अगर ये इन्फेक्शन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, रिकवर नहीं हो पाता अगर पर्सन इससे, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, जो कि मेजर रीजन है कॉज ऑफ डेथ का। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगर आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, तो हार्ट का काम क्या है, हार्ट की जो राइट साइड है वो पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड को पंप करती है, राइट। देन दोबारा से पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एंड देन पूरी बॉडी में जाता है। अगर पल्मोनरी आर्टरीज में हाइपरटेंशन है, ब्लड का प्रेशर हाई है, तो जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है वो भी देखने को मिलता है। देन हाइपोक्सिया कैन लीड टू एनसेफेलोपैथी। अगर हाइपोक्सिया हो जाती है, ये कफ और सीवियर होती जाती है, अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी वीक है, बेबी लो बर्थ वेट है या फिर मालनरिश्ड है, तो ये इजीली कॉम्प्लिकेशंस कोज कर सकता है। हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी लो जा सकता है, ब्रेन में अगर ऑक्सीजन का लेवल नहीं जाता तो एनसेफेलोपैथी हो सकता है, सेरिब्रल हैमरेज हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन में। अब साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या हैं, 3 स्टेजेस में डिवाइड हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 7 to 14 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जैसे बैक्टीरिया एंटर हुआ बॉडी में उसके कितने दिन बाद साइन एंड सिम्टम शो करेगा, तो वो होते हैं 7 to 14 डेज, ऑलमोस्ट 2 वीक्स। स्टेज 1 इसकी है, स्टेज 2 है एंड स्टेज 3 है। अब ये जो स्टेज 1 होती है इसको बोलते हैं कैटरल स्टेज, कैटरल स्टेज, और ये अर्ली स्टेज है, अभी सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं। कैटरल स्टेज सबसे इन्फेक्टिव स्टेज है, इसी स्टेज पर जो पर्सन है वो मोस्ट इन्फेक्टिव होता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 to 2 वीक्स होती है, तो इनिशियल जो स्टेज है वो 2 हफ्तों तक रह सकती है। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो कैसे होते हैं, कॉमन कोल्ड जैसे कि स्लाइट फीवर होगा, लैक्राइमेशन, टीयर्स आएंगे, आंखें हैं वो वेट रहेंगी, आईज वेट रहेंगी, रेड रहेंगी, स्नीजिंग और कोराइजा। तो कोराइजा भी क्या है, वही रनी नोज रहता है, ठीक है, और स्नीजिंग रहती है। स्टेज सेकंड क्या है, पैरोक्सिस्मल स्टेज। पैरोक्सिस्मल का मतलब होता है एक्सेसबेशन, मतलब कोई चीज जब बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है तो उसको बोलते हैं पैरोक्सिस्मल। तो यहाँ पर सीवियरिटी किस चीज की हो रही है, सबसे पहले इसकी ड्यूरेशन देखते हैं, ये होती है 2 to 6 वीक्स और लॉन्गर, तो ये 6 वीक्स तक भी रह सकती है, 2 to 6 वीक्स और इससे भी ज्यादा। तो इसलिए इसको 100 डे कफ भी बोलते हैं इस डिसीज को। तो इसमें क्या होता है, कफिंग फिट फॉलोड बाय अ डीप हाई पिच्ड इंस्पिरेशन वूप। तो इस स्टेज में जो स्टेज सेकंड है पैरोक्सिस्मल स्टेज, इसमें जो पर्सन है वो सीवियर कफिंग करता है, बहुत ज़्यादा कफिंग, जिसको कफिंग फिट भी बोलते हैं। तो ऐसा मतलब कफिंग अटैक आता है कि वो काफ़ी देर तक रहता है एंड देन थोड़े टाइम के लिए उसको रिलैक्स मिलता है एंड देन फिर से कफिंग अटैक आता है। और ये जो अटैक्स हैं, अगर पर्सन हंस रहा है, खा रहा है कुछ, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी है जिससे वो एग्जॉस्ट हो गया, तो ये कफिंग अटैक्स ट्रिगर हो जाते हैं। फॉलोड बाय अ डीप हाई पिच्ड इंस्पिरेशन। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है वूपिंग कफ में, कि जैसे ही पर्सन ने कफ की उसके बाद वो ऐसे सांस जब लेता है तो कैसी साउंड आती है, हाई पिच्ड साउंड आती है, जिसको वूप बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको वूपिंग कफ कहते हैं। इतनी जो कफिंग होती है वो सीवियर हो जाती है कि पर्सन को वॉमिट भी आ सकती है, तो कफिंग के बाद वो वॉमिटिंग भी कर सकता है। एग्जॉशन, देखो कफ इतनी होगी तो जो बच्चा है वो थक जाएगा, ठीक है, तो एग्जॉस्ट हो जाएगा कफ कर करके। रेड और ब्लू फेस, तो जो कफिंग के जो फिट आते हैं उसमें जो पर्सन का जो फेस है वो रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, क्योंकि उसको जिस टाइम वो बहुत ज़्यादा कफिंग कर रहा है, एक तो उसको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग,
ईट, ड्रिंक एंड स्लीप। तो क्योंकि कफिंग इतनी है, ऑफ कोर्स उसको नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, खा नहीं पाएगा ढंग से, खाएगा तो बीच बीच में कफ आएगी तो खा नहीं पाएगा, तो न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं जा रहा, ड्रिंक नहीं कर रहा, ठीक है, वाटर नहीं ले रहा, हाइड्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, डिहाइड्रेशन हो सकती है और स्लीपिंग में भी प्रॉब्लम होगी। और स्पेशली जब पर्सन सोता है तो ये जो कफ है ये ज़्यादा सीवियर हो जाती है। स्टेज 3 ये है रिकवरी स्टेज, इसको बोलते हैं कॉन्वेल्सेंट स्टेज। तो कन्वल्सेंट स्टेज या फिर रिकवरी स्टेज, इसमें ये 1 to 2 वीक्स के लिए होते हैं। इसमें अब धीरे धीरे जो कफ का जो फेज है या फिर जो कफ की जो सीवियरिटी है वो कम होती जाती है। वैसे तो कफ काफ़ी टाइम तक रह सकती है, लेकिन जो सीवियर कफ थी वो इस स्टेज में थी, स्टेज 2 में। स्टेज 3 में धीरे धीरे अब कफ ग्रेजुअली ठीक होती जाती है और पर्सन के जो सिम्टम्स है वो डिसअपियर होते रहते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कफिंग से रिब फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, सब कंजक्टिवल हेमरेज हो सकती है, आइज में हेमरेज हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है प्रेशर की वजह से। न्यूमोनिया इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि अगर पर्सन की इम्यूनिटी वीक है या फिर और कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है साथ में, तो न्यूमोनिया या फिर लंग इन्फेक्शन एक इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है। सीजर्स हो सकते हैं। सीजर क्यों होंगे? क्योंकि अगर सीवियर कफ है, वूपिंग कफ में क्या होता है कि ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं मिलती, तो हाइपोक्सिया के कारण अगर ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी तो सीजर्स हो सकते हैं। हर्निया भी हो सकता है, सीवियर कफिंग के कारण हर्निया देखने को मिलता है। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं? तो मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। एक तो हम पर्सन से उसकी हिस्ट्री पूछ लेंगे, कोई और इलनेस या फिर कोई वैक्सीनेशन अगर उसने ली है तो वो उससे पूछेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, तो साइन एंड सिम्टम्स ही पता लग जाएगा, वूपिंग कफ से स्पेशली पता लग जाता है। लेकिन फिर कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? पीसीआर कर सकते हैं, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, नेजोफेरिंजियल स्वॉब की। तो स्वॉब ले सकते हैं नोज से, फेरिंग से। इसमें क्या होगा? म्यूकस प्रेजेंट होगा और देन उसको टेस्ट कर सकते हैं। सो पीसीआर कर सकते हैं। पीसीआर एक रिलायबल टेस्ट भी है एंड इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो देखा जाता है एंड देन उसको आइडेंटिफाई करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कल्चर कर सकते हैं, वही नेजोफेरिंजियल स्वॉब लेकर एंड देन कल्चर कर सकते हैं, लेकिन कल्चर में टाइम लगता है ज़्यादा। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, एंटीबॉडीज देख सकते हैं ब्लड में एंड देन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे से वूपिंग कफ का तो पता नहीं चलेगा बैक्टीरिया का, लेकिन इससे जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं कि जैसे कि निमोनिया, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रिवेंशन इसका क्या है? तो प्रिवेंशन इसका है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इसके लिए अवेलेबल है, तो इसके लिए डीपीटी वैक्सीनेशन है। डीपीटी 3 डिसीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये वैक्सीन, डिफ्थीरिया के अगेंस्ट, पर्ट्यूसिस के अगेंस्ट एंड टेटनस के अगेंस्ट। तो ये जो वैक्सीन है ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर आती है और ये कब कब एडमिनिस्टर की जाती है? 6 वीक्स पर, 10 वीक्स पर एंड 14 वीक्स पर एज की ये एडमिनिस्टर की जाती है बच्चों को। बूस्टर डोज इसकी 16 to 24 मंथ्स पे लगती है एंड देन 5 to 6 ईयर्स ऑफ एज पर इसकी बूस्टर डोज लगती है। मीन 16 से 24 मंथ्स का जब बेबी हुआ तब देनी है एंड देन 5 से 6 साल का होगा तब बूस्टर डोज लगती है। अब एक और वैक्सीन आती है जो कि है पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटा मीन्स 5। तो ये जो वैक्सीन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 डिसीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, 5 इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। तो फर्स्ट आता है डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ये 3 तो है ही। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो इन 5 के अगेंस्ट ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसकी जो डोज है वो भी सेम इंटरवल पर लगती है, जैसे कि फर्स्ट 6 वीक्स पर, देन 10 वीक्स एंड देन 14 वीक्स पर लगती है। तो सेम एज एज डीपीटी की तरह ही इसकी वैक्सीन भी लगती है। अब एक और वैक्सीन आती है जो कि एडल्ट्स के लिए है, वो है टीडैप वैक्सीन। टीडैप वैक्सीन किसके लिए प्रोवाइड करती है? टेटनस, डिफ्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस। और ये किसको लगा सकते हैं? ये एडोलेसेंट, एडल्ट्स और इवन ये प्रेग्नेंट वुमेन को भी दे सकते हैं और ओल्डर चिल्ड्रन। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये जो वैक्सीन है ये सेफ है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। तो इसका जो ट्रीटमेंट, ये क्या बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक्स है ये कब देनी है? जो स्टेज 1 है, अर्ली स्टेज, तो अगर वहां पर दें तो इफेक्टिव इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वूपिंग कफ स्टार्ट होने से पहले ही अगर दे देंगे तो वूपिंग कफ स्टार्ट नहीं होगी और कॉम्प्लिकेशंस अराइज नहीं होंगी। तो एजिथ्रोमाइसिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। हाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो इसलिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कफ, सीवियर कफ के कारण। रेस्ट देना है पर्सन को, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करवानी जिससे एग्जॉस्टेड पर्सन और ज़्यादा हो जाए, तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। आइसोलेशन,
क्योंकि ये हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन है, तो अगर चिल्ड्रन को ये इन्फेक्शन हुआ है तो मदर्स मेक श्योर करें कि उनको थोड़े दिन स्कूल ना भेजें एंड उनको घर पर ही रेस्ट प्रोवाइड करें, बाहर खेलने भी मत भेजें जब तक वो बच्चा जो है ठीक नहीं हो जाता। सो आई होप आपको पर्ट्यूसिस या फिर वूपिंग कफ क्लियर हुआ हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।